माइक बंद है ना, माइक बंद करके मत। पहले हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो 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 हेलो। हमको ये आज तक नहीं समझ में आया कि माइक टेस्टिंग लोग क्यों बोल रहे हैं। हेलो नमस्कार, अच्छे हैं ना, पक्का ना? हाँ, सब एकदम फ्रेश होके माथा उधर धो के आया करो, क्योंकि 1 घंटा तो दिमाग हम बड़ा हिलाएंगे, खाली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे चला, और 1 घंटा एकदम सिर्फ और सिर्फ तेरे दिमाग की बत्ती जलाएंगे। इसलिए सर एकदम माथा उधर धो के पानी उनी मार के तब आया करो, क्योंकि होगी कॉन्सेप्ट की बहार, और वैसे कॉन्सेप्ट जो आपसे अनछुए रह जाते हैं, जिसे आप देख नहीं पाते हो, जिसे आप पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो शुरू करें सर? आप लोगों का आदेश हो तो शुरू किया जाए। आदेश अगर आप देते हैं शुरू करने के लिए तो 1 टाइप कर दीजिए सर, जल्दी से शुरू करें, जल्दी से 1 टाइप कीजिए, हम शुरू कर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे 1 टाइप करते हैं। टाइप इट 1 1 1, ओनली 1 टाइप करना है। वेरी गुड
वेरी गुड, शुरू करते हैं सर। पक्का ना, तैयार है ना? सेट बनाते हैं कि नहीं? पहले सेट एक बार देख भी लिया कि जब सवेरे भेज देते हैं सेट, उससे आप ही का भला हो जाएगा सर, और उससे और ज्यादा फायदा होगा। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पहले से देख के रखिएगा तो आपको सर 10 से 20% का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। इसलिए आइए सर हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। सेट नंबर 37 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सर देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग और आमीटर के बारे में ध्यान दीजिएगा। एकदम आराम से भाई हमर पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और एक पढ़ेंगे चला आमीटर। एकदम बी कंफर्टेबल। गैल्वेनोमीटर एंड आमीटर। गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम धारा को नापता है। बहुत कम धारा, अब बहुत कम धारा मॉर्निंग में लगभग 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अभी तू समझ रहा चला, घर में तो हर 5 एम्पियर के स्विच पे बल्ब जलता है। आई 10 टू द पावर -6 एम्पियर मतलब हो गया 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा 5 एम्पियर पे बल्ब जलता है। भाई मेरे सोना मेरे, 5 एम्पियर पे बल्ब जलता है। और ई 10 टू द पावर -6 एम्पियर का मतलब हुआ 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा। कहते हैं ये बहुत कम धारा को मापता है। और इसके बारे में कहेंगे ये कम या अधिक दोनों धारा नापता। उत्तरिक है ये कम या अधिक दोनों धारा नापता। राइट इट डाउन। गैल्वेनोमीटर ये बहुत कम धारा, देखो दोनों धारा नापता है, लेकिन कब कौन सा आंसर होगा ये तुमको समझना होगा भाई मेरे सोना मेरे। कहते हैं गैल्वेनोमीटर ये बहुत कम धारा 10 टू द पावर -6 एम्पियर को मापता है। और आमीटर की अगर बात करें ये कम या अधिक दोनों धारा नापता है। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर। टी शर्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप लोग पढ़ भी बहुत अच्छा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नमस्कार सर। हो गया? अरे हो गया। ये बहुत कम धारा नापता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और ये बहुत अधिक, ये कम और अधिक दोनों धारा नापता है। अब आइए सर प्रश्न के पास। प्रश्न कहता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने में, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने में, ध्वनि की दिशा का पता लगाने में, धारा की दिशा या धारा नापने के लिए। दोनों एक ही बात है। आंसर इज डी फॉर डॉग। यहां डायरेक्ट नहीं दिया धारा को नापने के लिए। एक बार धारा की दिशा का पता, धारा की दिशा का पता लगाया मतलब धारे को नापा। हो गया? लिख लिए? अब सर आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। अगले प्रश्न में चलते हैं। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी नापने के लिए करते हैं। सर मोटर गाड़ी में दूरी नापने, इसमें हम दोनों में आपको बड़ा डाउट होता होगा ऑडोमीटर और टेकोमीटर में। ऑडोमीटर सर दूरी नापता है, टेकोमीटर शाफ्ट की चाल को नापता है। शाफ्ट की चाल नापता है कि कोई भी शाफ्ट कितना तेजी से, जैसे लेद मशीन पर लगा हुआ शाफ्ट होगा, मोटर का शाफ्ट होगा, उसकी चाल हम लोग टेकोमीटर से नापते हैं। एक्सेलरेटोमीटर सर त्वरण को नापता, त्वरण नापता। उसके बाद स्पीडोमीटर, ये सर देखो ये कहता है दूरी नापता। ऑडोमीटर की अगर बात करोगे तो ये दूरी नापता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन वहां सर ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। दूरी नापता। और अगर स्पीडोमीटर की बात करें ना सर तो यह वेग नापता। दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझिएगा सर। अगर एक्सेलरेटोमीटर तो ये त्वरण को नापता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है।
ऑडोमीटर दूरी नापता है, लेकिन वहीं पर स्पीडोमीटर या वेग को नापता है, स्पीड को नापता है। और वहीं टैकोमीटर होगा तो ये शाफ्ट की चाल को नापता है। ये भी सर चाल ही नापता है, चाल या वेग ही नापता है। ये भी चाल या वेग ही नापता है, लेकिन ये गाड़ी की चाल, यह वेग नापता गाड़ी का, और यह चाल नापता शाफ्ट की चाल को यह नापता है। देखो दोनों में डिफरेंस। स्पीडोमीटर सिर्फ गाड़ी में लगा हुआ होता है, बाद बाकी कहीं भी अगर शाफ्ट की चाल को नापना है टैकोमीटर का यूज करेंगे। ऑडोमीटर दूरी को नापता है, जबकि स्पीडोमीटर वेग को नापता है। दोनों ये चारों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना। हो गया? हो गया? जल्दी से लिख लीजिए सर। और जो लोग लेट आते हैं वो अपने मुंह में 2 थप्पड़ मार लेंगे। थोड़ा बॉडी सॉडी बनाएं। क्यों, मेरा बॉडी कम है क्या? सही सब बात बोल बोल के तुम लोग मेरा शादी नहीं होने दे रहा है। हो गया? हम तुम्हारे लिए चला इतना करते हैं, कम से कम छोड़ो, रहने दो। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूता है तो इसमें क्या होगा? सर देखिए, जब यह भूमि को छूता है, भूमि पर गिर जाएगा तो कोई ऊर्जा नहीं होगा। भूमि को छूता है मतलब गिरने से थोड़े पहले की बात है। जब ये छूता है की बात करेगा तो छूता है मतलब सर गिरने से पहले, गिरने से थोड़ा पहले, गिरने से थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे छूता है मतलब गिरने से थोड़ा पहले, आप कहेंगे गिर गया मतलब कोई ऊर्जा नहीं। अब तुम देखो एकदम आराम से, एकदम आराम से। ये बॉल कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। ध्यान देना भाई मेरे, सबको नमस्कार है, लेकिन जो जो लेट से आए उनको मेरा 1 थप्पड़ है। तुम बहुत पिट्टू पिट्टू करेंगे हम तुमको, इसलिए सर टाइम से आया करो। कहते हैं किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो जब यह भूमि को छूता है तो इसमें क्या होगा? छुआ मतलब सर गिरने से जस्ट पहले की बात हुई, इसका ध्यान रखना। कहेगा भूमि पर गिर गया तो मामला अलग है। अब ध्यान देना, जब यह वस्तु यहां है, अब तुमको क्या क्या कंडीशन पूछेगा। जब वस्तु को छोड़ा गया, देखो ये यहां, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा, चूंकि यहां पर वेग शून्य होता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिराते हैं प्रारंभिक वेग शून्य होता है। यहां पे चला काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा शून्य, अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा महत्तम। जब ये बीच में रहेगा यहां, तो यहां हो जाएगा चला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये भाई मेरे छूने से पहले, ये जमीन है, छूने से जस्ट पहले, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान महत्तम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। रुक जा, एकदम हम आराम से समझा देंगे तो आपको भाई मेरे समझ में आएगी, नहीं तो ये बड़े कष्ट की चीज है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तुम कहोगे कैसे रे मास्टर? सर महत्तम बिंदु पर होगा तो वेग का मान, प्रारंभिक वेग 0 होता है और हाइट लेकिन महत्तम है। तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। तो जब वेग का मान बढ़ेगा, वेग का मान महत्तम तो ये महत्तम, वेग का मान 0 तो ये 0, स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम तो ये महत्तम, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 तो ये 0। ठीक है? अब ध्यान देना, अगर काइनेटिक एनर्जी का मान 0 है यहां पर, तब हाइट तो मैक्सिमम है यहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी महत्तम हो गया, स्थितिज ऊर्जा महत्तम हो गया, क्योंकि हाइट का मान महत्तम है। जब यहां आते हैं सर तो बीच में है, बीच में है तो दोनों बराबर होगा। और जब नीचे आते हैं छूने से पहले, तो ऊपर से नीचे आने पर वेग का मान बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, नीचे आने पर महत्तम वेग होगा, नीचे आने पर महत्तम वेग होगा, गति ऊर्जा महत्तम होगा। लेकिन सर जस्ट नीचे आने से जस्ट छुआ छुई कर रहा है, इसका मतलब हाइट का मान लगभग 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। अब इसको लिख लो, फिर बतिया लेते हैं। लिख लिए? लिख लिए सर?
अरे तुम क्यों परेशान है? तुम लोग लाइक किया करो, लाइक किया करो। क्या लिख रहा है रे? लाइक नहीं करेगा तो की हो जाएगा? पढ़ा करो ये लिखो। चला हमको नहीं है तो लाइक लेके हम की करेंगे? अचार बनता होगा तो हम बना के खाते भी। लाइक वाइक नहीं करना, खाली डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो। हम तो बार बार कभी बोलते हैं तुमको सब्सक्राइब करो, हम कुछ नहीं करना, वो सब की करेंगे हम। तू पढ़ लेगा, नौकरी हो जाएगा, तब लाइक करेगा। तू लाइक है, अभी कौन लाइक है रे? मास्टर साहब कहता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो। सब्सक्राइब करो मतलब हमसे जुड़ो, और लाइक करो मतलब हमको चाहो। तो नौकरी हो जाएगा तो तू हमको अपने लाइक करेगा, और हम तो हर जिंदगी में अपने सब्सक्राइब हो जाएंगे। अभी लाइक और सब्सक्राइब के की मतलब है? हम चला अगर तोरा जिंदगी में तोरा नौकरी हो जाएगा, तू अपने हमरा लाइक कर लेगा, ओरिजिनल वाला लाइक है वो। अब सब्सक्राइब तो तू अपने कर लेगा जिंदगी भर के लिए। हम तो ये लाइक, ये सब्सक्राइब, ये सब वो कहते काल्पनिक दुनिया का लाइक सब्सक्राइब हमको नहीं चाहिए। हमको रियल लाइफ का लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। वो अगर तू दे सकता है तो वो तब होगा जब तू पढ़ाई करेगा, और जब नौकरी होगा। नहीं होगा ना नौकरी तो बाकी की पढ़ाएगा, ओकरा से कुछ पूछता है, और नौकरी हो जाएगा ना बढ़िया पढ़ाता है। तो सर वही बात है, इसलिए आप सर लाइक और सब्सक्राइब एकदम नहीं करना है, आप पढ़िए सर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन डीडीटी के संबंध में सच है? पहले तो इसका फुल फॉर्म भी खूब पूछा है, इसको एकदम याद कर लो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जल्दी से इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन लिख लिए। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब सर कहता है निम्न में से कौन डीडीटी के संबंध में सच है? कहता है यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला होता है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। इसमें अलग अलग तरीके के बच्चे अलग अलग चीजें मार के चलाते हैं और मामला को गड़बड़ कर देते हैं। आगे माई पेट में कहे दर्द कर रहा है रे, ऊपर जाने का लगता है वक्त हो चला है का रे? आप ठीक हो गया। देखो मामला क्या है चला, तुम इसमें क्या मारेगा? बहुत जकरा मन तनी उल्टा रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, दिमाग आधा शॉर्ट रहेगा, वो कहेगा तीखा गंध होता है सर। डीडीटी में गंध तो होता है, डीडीटी का छिड़काव करने आता है, देखना गंध होता है। तुम कहेगा गैर विषैला, विषैला विषैला मतलब जकरा में विष हो, गैर विषैला जकरा में विष नहीं हो, जकरा में विष नहीं होता है। तुम कहेगा हाँ एकरा में विष तो होता है, चला एकरा खा लोगे तो मर जाओ। लेकिन कहला गैर विषैला होगा तो विष तो होता है, तो गैर विषैला कैसे हुआ? कहता यह एक संपर्क कीटनाशक है, एकदम होगा। इस सर बिना संपर्क में आए कीटों को नहीं मार सकता, इसीलिए इसका छिड़काव किया जाता है। जब ये कीट के संपर्क में आएगा तो ये कीटों को मार देगा, इसीलिए इसको संपर्क कीटनाशक कहते हैं। इसमें ये तीखी गंध होती है, लेकिन ये आंसर होगा नहीं। अब बोलोगे क्यों? तो सर चाकू स्टील का बना है, लेकिन तेज धार होता है, तो चाकू धार के लिए जाना जाता है, जबकि वो स्टील से बना है। यह भी सत्य वचन है। देखो गुरु जी का ज्ञान देखो, लेकिन तू लोग बुझवे नहीं करेगा। छोटा सा चाकू जो है, हम कहेंगे चाकू में क्या विशेषता है, तो क्या कहेगा चाकू स्टील से बनल है, अब प्लास्टिक के डंडा लगा हैंडल लगल है? नहीं, चाकू में तेज धार है, यह सही आंसर होगा, जबकि स्टील का बना है। यह भी सत्य वचन है। ये वचन सत्य हो सकता है, तीखी गंध है, लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा डीडीटी, यह एक संपर्क कीटनाशक। बुझला कि ना? और यह सेकंड आंसर होगा। चला हम एकदम अब सोच लिए, एकदम आराम से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम समझा पाए। हो गया? तेरी इतनी चाहत मिल रही है, हम चाहते ही। चला हम थोड़ा सा 10 मिनट तुम्हारा ज्यादा लेंगे, लेकिन अब 100% समझाने की और ज्यादा अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। क्योंकि मेरा मानना है सर, हमेशा हमेशा के लिए आप में सीखने की कोशिश, सीखने की गुंजाइश हर बंदे में होनी चाहिए। मैं बाबा हूं ये मैं नहीं मानता हूं। जब हम लोग सर ITI ट्रेड की जब मैं कक्षा लेता था, हमको याद है एक एक बैच में 14-14 से बच्चे रहते थे LP के टाइम में।
और उसमें बहुत बच्चे ऐसे भी थे सर जो अपने आप को बाबा मानते थे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि उनमें सीखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे थे चला, वो ये कह के गए कि सर आपने ट्रेड पढ़ाया, पता ही नहीं चला सर, और कभी जिंदगी में नहीं पढ़े थे, अब पढ़ लिया, हमार हो गया। कभी जिंदगी में तू डिग्री खरीद के लाया चला, तैयो पढ़ा देंगे और तेरा समझ में आए। तुम कहेगा मास्टर आप प्रमोशन कर रहा है। हे भाई, प्रमोशन करने का आप जरूरत है तुम लोग का आशीर्वाद से, बस हम बता रहे हैं तुमको। तुम कभी कोई भी चीज अगर हम अभी पढ़ा रहे होंगे फिजिक्स या अन्य पेपर, तो तुम पढ़ोगे तो तुमको अपने समझ में आ रहा होगा। इसमें सर प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, वही मेरा प्रमोशन है। हे देखो, ये क्वेश्चन ना हम एक बार डाले थे, हमको याद है ड्राइवर के टाइम में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पॉल्यूशन में हम ये चैप्टर डाले थे। एक चैप्टर हुआ करता था पॉल्यूशन, उसमें क्वेश्चन हम डाले थे। हमको लगा था पॉल्यूशन दिया हुआ था इंजीनियरिंग ड्राइंग एएलपी के मेंस में, ये क्वेश्चन हम डाले थे। और संयोग से दूसरा शिफ्टिंग का पहला क्वेश्चन यही था कि शून्य उत्सर्जन वाहन क्या है, का मतलब क्या है। चला रे, इस शून्य उत्सर्जन का मतलब हुआ एकदम जीरो इमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के या कार्बन मोनोऑक्साइड के, एकदम नहीं करेगा। ऑप्शन अब क्या देगा, कहता है देखना एकदम आराम से, तुमको ऑप्शन देगा शून्य उत्सर्जन वाहन, तो तुम कहेगा वाहन है तो कुछ ना कुछ छोड़वे करेगा। एक ऑप्शन देगा कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगा, एक देगा बहुत कम प्रदूषण फैलाएगा। एएलपी में क्या किया था चला मेंस में कि उसमें एक क्वेश्चन दे दिया था कि शून्य उत्सर्जन वाहन, पहला ऑप्शन बहुत कम प्रदूषण फैलाएगा, तो लड़का अनाधून मार दिया बहुत कम प्रदूषण फैलाएगा। अरे भोकवा, दिख रहा है शून्य उत्सर्जन वाहन। शून्य का मतलब, शून्य का मतलब कम होता है, शून्य का मतलब जीरो होता है। निगेटिव तो हो नहीं सकता। कोई ऐसा वाहन है जो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा तो कहेंगे वाहन जो है निगेटिव उत्सर्जक है? नहीं, वो छोड़ेगा या तो नहीं छोड़ेगा। ये भी आइडियल केस है, ये वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वाहन साफे नहीं छोड़े। तो अब देखो, कम और जीरो रहे तो शून्य में जीरो मारना कि जीरो प्रदूषण का उत्सर्जन, अगर वो नहीं रहे तब कम मारना। तुम कहेगा मास्टर रे लिखान दो, गो 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 हो जाएगा, देखना ध्यान देना। चला, शून्य उत्सर्जन वाहन अगर देना चला तो एक ऑप्शन देगा कम प्रदूषण, कम प्रदूषण, और दूसरा देगा शून्य प्रदूषण। कुछ कुछ मास्टरवा की कहता है जानता है, जे पहले आएगा ना ओकरा मार देना। बाप रे, वो मास्टर को मार दो। शून्य प्रदूषण, अगर कोई टीचर तुमको कहता है चला कि जे पहले आए ओकरा मार देना, ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर होगा और ये तुम्हारा सेकंड आंसर होगा। जे अगर पहले इसको लिखो, अगर कोई टीचर तुमको ये कहते हैं कि जो पहले आएगा ओकरा मार देना, और लाते लात जो है ओकरा लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोवा थ्योरी नहीं है। मास्टरवा अपना बचने के कारण, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट के कारण, कॉन्सेप्ट में कमी के कारण ऐसा बयान दे देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले आएगा ओकरा मार देना। हम भी इतना दिन से ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ा रहे, उसके पीछे लॉजिक होता है कि चाकू में धार मारेंगे आंसर के स्टील का बना हुआ मारेंगे आंसर। हो गया? राधे राधे सर जी। फट चुट्टा सन कुछ से कुछ लिखता है, ब्याह करना था अपना न छोड़ो, अपना अपना देख लो। हो गया? अब आ जाओ चला क्वेश्चन में। देखो ये शून्य उत्सर्जन वाहन एकदम कुछ न, जीरो इमिशन, एकदम समझ रहा, देख रहा फूल पत्ती है, फूले पत्ती का उत्सर्जन कुछ न, एकदम पीछे से कुछ न निकलेगा। कहता है वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करे, वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करे, हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोले उत्सर्जित करेगा, वह जो पिछली पाइप से केवल जलवाष्प उत्सर्जित करे, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करे, मतलब ए नंबर इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। हो गया? द नेक्स्ट, अब देखो चला, एक क्वेश्चन है आपका, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सर वेब पेज
सर वेब पेज का डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। वेब पेज जो तुम देख रहे हो चला, ये मैंने गूगल में टाइप किया है, तुम यहां गौर से देखो, यहां HTTP है, यहां www है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स जो है HTTPS, ये बहुत ज्यादा सेफ नेटवर्क कहलाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा ही, जैसे आप यहां दोगे ना www डॉट करके, तो ये अपने HTTP ले लेगा और तब जाके ये पेज खुलेगा। हम लोग सर पढ़े थे HTML, क्या पढ़े थे सर? HTML। HTML एक लैंग्वेज है, देखो गौर से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको अपने पता चल जाएगा सर कि वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो यहां पे लड़का HTTP मार देता है, जबकि होगा आंसर HTML। हम लोग ये एक लैंग्वेज पढ़े थे इंजीनियरिंग में, हाइपर टेक्स्ट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट, हाइपर दोनों में डिफरेंस है चला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP तो तुम जानता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट। इससे खूब अपने से क्वेश्चन पूछा, इसीलिए हम इसको लेके आए, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस सब का फुल फॉर्म पूछता है। URL का फुल फॉर्म, सबका फुल फॉर्म का लिस्ट सर देख लेना और जरूर पढ़ लेना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मामला देखो क्या है, तुम कहेगा सर ये फुल फॉर्म लिखने के लिए सर पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन मार ना लिए सर, नायर चला। हम तोरा HTTP और HTML के बीच का डिफरेंस में सर 7 गो क्वेश्चन है, तुम इसको एगो बात समझ लेगा तो हर काम हो जाएगा। HTTP एक एड्रेस बार में लिखा जाता है, जबकि HTML एक लैंग्वेज है। इस सबका फुल फॉर्म ढेरी किताब में लिखा है, चला तू लिखिए लेगा, लिख लेगा ना, ये खाली डिफरेंस लिख लो। ये सब ढेरी किताब में चला लिखल है, नहीं मिले तो फुल फॉर्म का लिस्ट जरूर याद रखना। क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम प्रीवियस ईयर तो जरूर याद रख लेना। तुमको ध्यान में ये रखना है कि HTTP और HTML में क्या डिफरेंस है। सर ये एक भाषा है, यह एक भाषा है जिससे वेब पेज डिजाइन किया जाता है, वेब पेज डिजाइन किया जाता है। और जब HTTP की बात करोगे तो यह एक एड्रेस है, यह चला, यह एक एड्रेस है, जल्दी से लिख लो, एड्रेस है। कहेगा HTTP क्या है, तो कहेंगे सर ये एक एड्रेस है, और जाके बनाना 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा। यह एक एड्रेस है, और HTML यह एक भाषा है जिससे वेब पेज डिजाइन किया जाता है। जल्दी से लिख लीजिए सर। RK सिंह सर का क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलेगा सर। मेरी क्लास 7:30 बजे डेली लाइव होती है सर। हो गया, हो गया सर। अब यहां आइए सर, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है, तो बनाया जाता है सर HTML लैंग्वेज के द्वारा। HTTP तो सर ये एड्रेस है, यहां पर ये जो एड्रेस हम URL लिखते हैं इसी को URL कहते हैं। कहते हैं URL कॉपी करके पेस्ट करो, ये जो लिखाता है सर यही URL है। ये जो लिखा रहा है आपका ये पूरा का पूरा URL है सर। द नेक्स्ट कहता है दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दोलक ऑसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कहता है कौन सा सही नहीं है। कहता है संकेत साइन वेव हो सकते हैं,
संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक का उदाहरण है। सर देखिए, दोलक के लिए कोई भी दोलक होगा ना सर, तो कभी कोई दोलक ऐसा होगा जो आधा दूर से जाएगा फिर लौट के इतने आएगा। अगर वो दोलन कर रहा है तो ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑसिलेटर है तो ये ऑसिलेटर है, मान लीजिए सर ये ऑसिलेटर है, तो ये ऑसिलेटर ऐसा होगा कि इतना दूर गया अब फिर लौट के यहीं रह गया, नहीं इधर भी जाएगा, यहां गया अब फिर लौट के यहीं नहीं रहेगा, इधर भी जाएगा। तो कोई भी दोलक होगा ना तो ये पूर्ण वेव बनाएगा, कभी भी ये अर्ध नहीं बनाएगा, नेवर। एक लाइन लिख लो, ऑसिलेटर यानी दोलक, दोलक हमेशा पूर्ण वेव बनाता है। पूर्ण वेव यानी तरंग बनाता है, यानी जब भी बनाएगा सर, अगर स्क्वायर ही या तो ऐसा बनाएगा, ये पूर्ण बनाएगा, या तो ऐसा बनाएगा, कभी भी सर नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा कैसा, अर्ध नहीं बनाएगा। कैसा अर्ध होता है सर? अर्ध ऐसा होता है, नहीं बनाएगा ऐसा, अगर ऐसा ऐसा ऐसा, ये आधा नहीं बनाएगा सर। जब भी बनाएगा वो पूर्ण बनाएगा, क्योंकि अगर ऐसे है और ऐसे गया तो ये सिर्फ यहां नहीं रहेगा, इधर भी जाएगा। तो जब भी बनाएगा सर, दोलक हमेशा पूर्ण वेव बनाता है। हमेशा कैसा वेव बनाता है? पूर्ण वेव बनाता है। ये नहीं बनाएगा कैसा? अर्ध नहीं बनाएगा। जल्दी से लिख लीजिए सर। आज समस्तीपुर में बुक मिलेगा सर, आपके घर में बुक मिलेगा, हर जगह बुक मिलेगा सर, लेकिन गाली हमको ना दो सर, पब्लिकेशन वाला काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम बुक दे चुके हैं कब का। बहुत जल्द सर आपके पास होगा एकदम सर। ITI ट्रेड की भी क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले, उसके बुक को हम रीडिजाइन कर रहे हैं सर, उस पर भी काम चलाए हुए। ITI ट्रेड भी बहुत जल्द हम सर स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया? तो नहीं बनाएगा सर अर्ध। अब क्वेश्चन पे आइए तो सर, आपके लिए बहुत क्यों नहीं बनाएगा अर्ध? क्योंकि अर्ध का मतलब हुआ सर ऐसे जाएगा अब फिर यहीं रह जाएगा, तब अर्ध हुआ। नहीं सर, जब ऐसे गया है तो ऐसे आएगा तो पूरा जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इसलिए जब भी बनाएगा अर्ध नहीं बनाएगा। कहता है दोलक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ये गलत है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा C4 कैट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, एकदम आराम से सर। कहता है एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव, दबाव मतलब दाब, डैश के अनुपातिक होता है। कैसे बनी? कैसे बनी? क्वेश्चन पढ़ो ना। कहता है जल्दी जल्दी बता दीजिए कैसे होगा, पढ़िए ना सर। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। तो लड़का कहता है रे मास्टर साहब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो तुम कहेगा कि दाब जो है बल के अनुपातिक होगा जब क्षेत्रफल कांस्टेंट होगा, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक होगा। लेकिन चला एकरा में तो बल और क्षेत्रफल नाम के कोनो चीजें नहीं है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है तो कल से काहे लाएगा पढ़ने में? तो बार बार कहते हैं मेरे सेट का क्वेश्चन ओरिजिनल ना हो, 2014 के बाद 16 के बाद का क्वेश्चन नहीं हो, ओरिजिनल NTPC ग्रुप डी, तो जितना बात कहना है कह दो, पढ़ो तो क्वेश्चन चला। हम लोग पढ़े हैं कि निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। तो सर ये कंप्लीट बॉयल्स लॉ है कि चार्ल्स लॉ है कि गै-लुसाक लॉ है? निश्चित तापमान है और दबाव और आयतन के बीच की बात कर रहा है। बता क्या होगा आंसर? डैश के अनुपातिक होता है। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर बताओ। तुम कहेगा कि दबाव आयतन के अनुपातिक नहीं होता है। अगर आप बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे सर, तो कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V जब टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। पढ़े हैं सर? लेकिन चला हम थोड़ा एगो और बताते हैं, देखो एकदम आराम से, इतना नहीं, तो हम एगो दूसर थ्योरी की ओर मूव करवाते हैं।
नि 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 न न न। बताओ चला, एक बॉयल्स लॉ पढ़े हो? बॉयल्स का नियम क्या कहता है? बॉयल्स का नियम कहता है कि दाब जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयतन के जब टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। अब तुम ये जानते हो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। तो यहां पर पुट कर दो P समानुपाती 1/v के जगह पर पुट कर दो m/रो। ये ऊपर चल जाएगा P समानुपाती ρ/m। ध्यान देना चला। अब यहां से थोड़ा और करेंगे अगर हम बॉयल्स लॉ को, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P समानुपाती रो। रो बोले तो चला घनत्व, घनत्व यानी, और कांस्टेंट कौन रहेगा? तापमान। तो कांस्टेंट पहले से चलते आ रहा है एकदम आराम से। बॉयल्स का नियम कहता है P जिन बार एकदम सर हम थके नहीं है, भर दिन में यही 3-4 क्लास है, थक कैसे जाएंगे? हम तुमको कॉन्सेप्चुअली समझाएंगे तो हमको पता है धीरे धीरे समझाना होगा। हमरा तो याद है, हमरा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन T इज कांस्टेंट। अब बताओ यहां पर रो इज इक्वल टू m/v, यहां से v बराबर m/रो हो जाएगा। अब v की जगह पर m/रो रख देंगे और रो ऊपर चल जाएगा, m नीचे आ जाएगा, P समानुपाती ρ/m हो जाएगा। m हमेशा कांस्टेंट, m समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, यहां से कांस्टेंट आ जाएगा, P समानुपाती रो हो जाएगा, घनत्व समानुपाती रो हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मार देंगे, हो जाएगा। नहीं होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है बॉयल्स लॉ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो चला आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व हो गया, रो घनत्व है। तो चला यहां पर आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व रख दिए, घनत्व ऊपर चल गया, तो ये हो जाएगा P समानुपाती ρ/m। अब यहां से m को हटा लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान हमें कभी अपरिवर्तित रहता है, P समानुपाती रो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब तुम दो रिलेशन कह सकता है, अगर दबाव समानुपाती होता है घनत्व के जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या दबाव व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कहता दबाव किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? तो कहेंगे आयतन के। कहेगा दबाव किसके समानुपाती होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? तो कहेंगे घनत्व के। जल्दी लिख लो, यही दो क्वेश्चन पूछेगा। हो गया? मतलब देखो कि कैसे कैसे बच्चे हैं, मतलब डायरेक्ट कहेंगे कि सर स्पीड में पढ़ाइए, हमको समझ में नहीं आता है सर, आप पढ़िए सर, हम रात नहीं पढ़ाना है। एक दो बच्चे होते हैं सर, या तो उनकी डिग्री बीटेक की होगी तो उनको हो सकता है थोड़ा आसान लग रहा हो, बट मैं तो सर ग्रुप डी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को पता है, मैं ऐप पे भी पढ़ाता हूँ तो एकदम स्लो पढ़ाता हूँ, एक चीज को 5 बार बोलता हूँ। पसंद आए तो सर आप हमारे पास आइए, हम 0 लेवल से ही पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम ट्रेड भी पढ़ाते हैं, चला तो एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं। हम फिजिक्स से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो हम ये मान के पढ़ाते हैं कि तोरा कुछ नहीं आता है, अब तू अपने हिसाब से करता है तो वो अलग मैटर है। हो गया? अब सर आ जाओ इधर। तो कहते हैं गौर फरमाइएगा सर, कहते क्या है? कहता है एक निश्चित तापमान पर, ध्यान देना, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो कहेंगे घनत्व के। आंसर हो जाएगा सर घनत्व के। ऐसे भी सर देखो, दबाव अगर बढ़ाओ, लो प्रेशर होगा तो अलग अलग होगा, हाई प्रेशर होगा तो सटा सटा होगा, और जब सटा सटा होगा तो सर पेड़ सटा सटा है, मतलब घनत्व की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन ये तुमको कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझना, इस पर और हम क्वेश्चन लेके आएंगे। कहता है निम्न में से कौन सही है? कहता जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सी पर उष्मा दी जाती है, सब जब 0 डिग्री सी पर उष्मा दोगे ना तो सर ये ग्राफ फॉलो होता है, ये वाला ग्राफ फॉलो होता है। ये 0 डिग्री सी है, ये 4 डिग्री सी है, और इधर आओगे तो ये कितनों डिग्री सी हो सकता है? तो 0 डिग्री सी पर जब उष्मा दोगे ना तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तुम कहोगे नहीं समझे मास्टर, तो ध्यान दो, एक बार और समझा देगा मास्टर तुमको, एकदम आराम से चला। अगर मान लो कि ये तुम्हारा ग्राफ है आयतन का, तो ये हो गया भाई का, मेरे भाई का आयतन, और ये हो गया टेम्परेचर का ग्राफ। तो आयतन और टेम्परेचर का जो ग्राफ है, तो ये हो गया 0 डिग्री सी, ये हो गया चला 4 डिग्री सी। कह रहा 0 डिग्री सी पर देंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री सी पर पहले आयतन यहां रहेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ जाएगा। कहता है क्वेश्चन निम्न में से कौन सही है?
सर अगर बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है तो जे तुम कह दो, मत आओ पढ़ने। निम्न में से कौन से, इसलिए हम ये हार्ड वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि तुम्हारे अंदर बिलीव आए कि हाँ ओरिजिनल क्वेश्चन है, तुम चेक करो। कहता है निम्न में से कौन सही है, जल की विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सी पर, उसमें जब 0 डिग्री सी पर देंगे ना तो क्या होगा, यहां 0 डिग्री सी पर देखो ग्राफ यहां है, पहले घटेगा फिर 4 डिग्री सी के बाद फिर बढ़ने लगेगा। तो आंसर बता क्या हो जाएगा, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, नहीं पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आंसर होगा पहले घटता है अब फिर बढ़ता है। देखो 0 डिग्री सी के बाद पहले घटेगा अब फिर बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। यू विल गेट द आंसर। ग्राफ लिख लो जल्दी से। 0 से 4 तक घटेगा और 4 के बाद बढ़ जाएगा। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, सर कितने लोगों को लगता है कि जो स्पीड है वो सही है? अगर स्पीड सही है तो एक टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं स्पीड गलत है, स्पीड बढ़ना चाहिए, तो 2 टाइप कीजिए। आप जैसा कहोगे सर मेरे पास तो है ही, आप जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। जिनको लगता है स्पीड सही है 1 टाइप करेंगे, जिनको लगता है स्पीड कम है वो 2 टाइप करेंगे। बस हो गया, हो गया सर। आपके विचार हम तक पहुंच चुके हैं, एकदम सर आपकी सेवा में है। आपके विचार हम तक पहुंच चुके हैं सर। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करता है एकमात्र घटना कौन सी है? सर वो है ध्रुवीकरण। अब बोलोगे क्यों सर? अब वो भी हम समझा देते हैं आपको। एकदम आराम से चला, बी कंफर्टेबल होके पढ़ो। 10 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन समझ में आए। अब 10 मिनट कम लग जाए, सब बाउंसर हो जाए, तो वैसे पढ़ के की करेंगे? हम बल कैसा है मतलब न्यूटन तो पढ़ा नहीं रहे, ये हमारे सेट में कहियो नहीं आएगा कि त्वरण कैसा है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कभी नहीं आएगा। वो लड़ा लेना तुम अपने से। अब देखो चला, कहते हैं एक होता है ध्रुवन। ध्रुवन जो होता है चला, पहले तो ये समझो, देखो कितना चला डेप्थ है, हम नहीं समझाएंगे तू ही फंस जाएगा। तरंग को हम 2 भाग में बांट देते हैं, एक है प्रकाश और एक है चला ध्वनि। तो तुम जानता है कि ध्वनि तरंग क्या है, तो हम कहेंगे ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है सर? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है सर? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब ध्यान देना, एक होता है ध्रुवन। ध्रुवन, ध्रुवन की घटना, ध्रुवन का मतलब होता है तरंग का मुड़ जाना, तरंग को मोड़ देना। ध्रुवन की घटना मतलब चला तरंग को मोड़ देना। तो बताओ, तरंग को मोड़ देना, प्रकाश को मोड़ा जा सकता है। जैसे ध्यान देना, ध्वनि के साथ ये प्रकाश है, यहां से प्रकाश आई, इसको आप अगर यहां से रिफ्लेक्टर लाइट लगा दोगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। प्रकाश को आप मोड़ सकते हैं, ध्वनि को कोई मोड़ सकता है। हम बोल रहे हैं, हम चाहेंगे खाली इधरे जाए इधर ना जाए, संभव है? हमको लगा ई ध्वनि गया, ऐसे मोड़ दिए, ये संभव है? लेकिन प्रकाश को अगर हम यहां रिफ्लेक्टर लगा देंगे, यहां से टॉर्च मारेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ चला कि तरंग का मोड़ देना ध्रुवन है। तो ये घटना किसके साथ होगी? तो ये घटना केवल प्रकाश के साथ होगी। और प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश सर अनुप्रस्थ तरंग है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ध्रुवन की घटना केवल प्रकाश में होगी, प्रकाश में होगी। अब प्रकाश में होगी मतलब किस में होगी? अनुप्रस्थ तरंग में होगी। और ध्वनि को हम नहीं मोड़ सकते, तरंग का मोड़ देना ध्रुवन है, पोलराइजेशन। ध्वनि को हम नहीं मोड़ सकते, तो ध्वनि में नहीं होगा। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखो कितना डेप्थ है चला क्वेश्चन में। हम ये कहना चाहते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग यानी ध्वनि तरंग को मोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्ध्य तरंग मुड़ता नहीं है, इसका मतलब इसमें ध्रुवन नहीं होता। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, यह मुड़ सकता है, इसलिए इसमें ध्रुवन होता है। इसका मतलब हम आदमी और जानवर में कंपैरिजन कैसे करेंगे?
आदमी के पास बुद्धि है, जानवर के पास बुद्धि नहीं है। तो जो कॉमन चीज है उसके द्वारा कंपैरिजन नहीं होती है। जैसे हम कहेंगे मेरे पास हाथ है, तो जानवर भी कहेगा मेरे पास भी हाथ है। बंदर और मेरे में कंपैरिजन कर लो, तो मेरे पास हाथ है, बंदर के कहेगा हमारे पास भी हाथ है। हम कहेंगे हमारे पास कान है, तो कहेगा हमारे पास कान है। हम कहेंगे सर मेरे पास नाक है, वो कहेगा हमारे पास नाक है। लेकिन अगर हम कहेंगे भैया मेरे पास जो है ना बुद्धि है, वो कहेगा हमारा नय है। हम कहेंगे इसी आधार पर अंतर, अंतर मतलब एगो में हो और दूसरे में नय हो। यानी ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है, प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। बाद बाकी सभी घटनाएं दोनों में कॉमन है। इसमें भी नाक है, इसमें भी नाक है, इसमें भी परावर्तन, इसमें भी परावर्तन, इसमें भी अपवर्तन, इसमें भी अपवर्तन, इसमें भी व्यतिकरण, इसमें भी व्यतिकरण, इसमें भी विवर्तन, इसमें भी विवर्तन। लेकिन इसमें ध्रुवन नहीं होता है, इसमें ध्रुवन होता है। इसका मतलब ध्रुवन की घटना के द्वारा ध्वनि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग इन दोनों में अंतर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तुमको क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना, कहेंगे नहीं होता। ध से ध्वनि, ध से ध्रुवन नहीं होता है। ध से ध्वनि, ध से ध्रुवन नहीं होता है। ध से ध्वनि, ध से ध्रुवन नहीं होता है। लेकिन प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। इसीलिए ध्रुवन की घटना एक में होती है, दूसरे में नहीं होती है। बुद्धि एक में होती है, दूसरे में नहीं होती है। इसी घटना के द्वारा हम लोग अंतर दोनों में कर पाते हैं। लिख लीजिए सर जल्दी से। हो गया? हो गया? एकदम बी कंफर्टेबल सर। हाँ सर, इलेक्ट्रीशियन की भी क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिटर की भी स्टार्ट करेंगे। सर देखिए वो सारी क्लासेस यूट्यूब पे आप नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता। इसलिए नहीं पढ़ा सकता सर कि उसमें हम लोग वीडियो एनिमेशन यूज करते हैं। जितना भी ट्रेड का क्लास है उसमें वीडियो एनिमेशन यूज करते हैं हम। तो वो वीडियो एनिमेशन अगर हम चलाएंगे सर तो कॉपीराइट हो जाएगा, मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। तो कोई भी टीचर ना सर वो क्वेश्चन डिस्कशन करवा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर साइंस और टेक में वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता, उसका चैनल बंद हो जाएगा सर। एक भी वीडियो अगर कॉपीराइट में आए, एक ध्वनि, एक सॉन्ग अगर आया ना सर, अगर मैंने श्रेया घोषाल का खाली सॉन्ग बजा दिया ना सर, तो उससे कॉपीराइट आ जाएगा और चैनल बंद हो जाएगा। तो सर इसलिए कोई भी टीचर जो है वैसा नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो कंप्लीट, वो बहुत ज्यादा सावधानी रखेंगे तो वैसा वीडियो ही नहीं मिलता। साइंस में तो कुछ कुछ मिल भी जाता है, लेकिन टेक्निकल में तो एकदम नहीं मिलता है। उसके लिए सारे कॉपीराइट फ्री वीडियोस ही नहीं आपको मिल पाएंगे। तो सर हम मिनिमम फी में सर लेंगे और आपको सर हम पढ़ा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आ जाइए सर इधर। अब बताइए सर क्या होगा। प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करता है हुई एकमात्र घटना है। कौन? दैट इज ध्रुवीकरण। कहेगा अंतर करता हुआ एकमात्र घटना है, तो कहते ध्रुवीकरण। जो कह देता सर। आ जाइए नेक्स्ट में। कहता बोर के एटम के मॉडल के, देखो क्वेश्चन कितना अटपटा है, तुम्हारे एनटीपीसी में पूछा है। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है? देखो क्या है सर, कहता है बोर के एटम मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन, फोटोन का मतलब होता है चला प्रकाश, फोटोन का मतलब क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। सर जब ये प्रकाश को अवशोषित करेगा तो इसमें जो सर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर दूसरे स्टेट में चली जाएगी। ये सोलर प्लेट की बात कर रहा है। अगर ये सोलर प्लेट पर तुम फोटोन यानी प्रकाश देते हो तो होगा क्या सर? ये जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है एक्साइटेड होकर ये उसके बाहरी कक्षा में चला जाएगा। देखो ये बाहरी कक्षा में चला जाएगा, ये बाहरी कक्षा में चला जाएगा। किसी को भी तुम ऊर्जा दोगे ना तो ऊर्जा जैसे मिलेगा वो बाह्यतम कक्षा में चला जाएगा। ऐसे भी सर देखो, अगर तुमको दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और ये चला इलेक्ट्रॉन है जिसमें चक्कर लगाता है। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। ऊर्जा अगर बढ़ता है तो चला इसकी ऊर्जा अगर 10 होगी, इसकी ऊर्जा 8 होगी, तो इसकी ऊर्जा 6 होगी। तो जब आप इसको ऊर्जा दोगे तो अगर ये लेगा तो ये 8 से 10 में चला जाएगा अगर पॉजिटिव होगा तो। अगर इसका ऊर्जा छिना जाएगा, निगेटिव होगा तो अंदर में आ जाएगा। इसका मतलब जब इसको ऊर्जा मिलेगा तो ये बाह्यतम कक्षा में चला जाएगा। इसको 8 वाले को अगर ऊर्जा मिलेगा तो बाह्यतम कक्षा में चला जाएगा, ऊर्जा घट जाएगा तो निम्नतम कक्षा में आ जाएगा। और ना ऊर्जा मिलेगा ना जाएगा, इसका मतलब इसी कक्षा में रहेगा। हम केमिस्ट्री वाले क्लास में भी पढ़ाए, आपको शिक्षक भी पढ़ाए होंगे। अब क्वेश्चन पे आइए।
और सर अगर ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है तो कल से नया आना है पढ़ने, कितना बार बोले। इस तरह हम भाई रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। बोर के एटम मॉडल, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सर। बोर के एटम मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? जैसे ऊर्जा के फोटोन यानी ऊर्जा को अवशोषित किया वह सर एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होने के बाद अगर यहां है तो वो बाह्यतम कक्षा में चला जाएगा, यानी अगर ये 8 में है तो 10 में चला जाएगा। आंसर होगा यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। बाकी ऑप्शन देख लो, यह एक ही कक्षा में रहेगा, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। भैया प्रकाश तो उत्सर्जित, प्रकाश लेता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, उत्सर्जित जब भी होगा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रकाश नहीं। यह भीतरी कक्षा में जाएगा, नहीं। अगर ऊर्जा अवशोषित नहीं करता, ऊर्जा का त्याग कर देता, यहां पर लिख लो, भीतरी कक्षा में कब जाता? जब त्याग कर देगा। जब क्या कर देगा? त्याग कर देगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? इसको कहते हैं रेगुलरिटी। ये हुई रेगुलरिटी सर। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं हमको सर दिख रहा है, तब जो बच्चे डेली लाइव आ रहे हैं सर, रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, आप बिलीव कीजिए सर आपको लास्ट में लगेगा कि मेरे को कितना फायदा हुआ। इसलिए सर आप क्लासेस हम तो सर पढ़ा ही रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, नाच तो रहे ही नहीं। मुश्किल से 5 मिनट आपका बर्बाद करते होंगे, बाकी टाइम आपको सिखा ही रहे हैं सर। और धीरे धीरे रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रिवीजन भी मेरा हो रहा है, हमारा क्वेश्चन का सेटिंग है, आगे कौन सा क्वेश्चन फिर से लाना है। आ जाइए सर इधर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखो एगो लिस्ट हम तुरा देते हैं, इससे लगभग क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, और एगो नहीं बनेगा, चला 8-9 गो बनेगा। बोलो कैसे? देखो ऐसे, ऑक्सीकरण, ध्यान देना एकदम आराम से। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक। रुक जा, एक जरा सा मिस होगा तो गड़बड़ का हो जाएगा। यह चला उपचयन, आराम से। अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। एकदम आराम से, एकरा में बड़ा झोल लगता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ई चला इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एकदम आराम से। पढ़ाई सरना त्याग और तपस्या ही, भोजपुरी सिनेमा नहीं है जो तू देख के मजा लेगा। इसके बाद तो जिंदगी मजा ही मजा है। 1.5 महीने के बाद जिंदगी सर जन्नत बनेगी। एकदम ध्यान से, जब लोग कहेंगे कि ये देखो ये रेलवे में रहता है, मम्मी कहेगी कि मेरा आपका बेटा कहां है? हाँ मेरा बेटा तो इंडियन रेलवे में है। पोस्टिंग कहां है? इलाहाबाद। वाह गद गद। तुम आएगा कि यही बेटा आपका रेलवे में है? हाँ हाँ यही है, छोटका बेटा है ये। अच्छा हाँ ब्याह शादी कीजिएगा कि ना? नहीं अभी सोचे नहीं है, बाद में देखेंगे। मतलब उस टाइम तू अपने आप को फक्र महसूस करेगा। इसलिए 1.5 महीना छोड़ दो भोजपुरी गाने, छोड़ दो आईपीएल, सिर्फ और सिर्फ यहां कंसंट्रेट करो। इसके बाद की दुनिया तेरी हर चीज से रंगीन होने वाली है। कहते हैं चला ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक। अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। देखो 1 2 3 4 पैरामीटर है, 2 बातें हैं, 8 क्वेश्चन तो हर बन जाए। तुम लेकिन की कहेगा जानता है? हेरे मास्टर ये तो तू लिख दे ना, एरा में होता है कंफ्यूजन। ई ओकरा में घुस जाता है, वो एकरा में घुस जाता है। कर जुगाड़ है तेरा पास तब बोलो, और नहीं है तो लिख के दिया है, तो किताबों में लिखल है। जुगाड़ है ना? बोलो कैसे?
अगर इंग्लिश के झोल तरह हम बता देते हैं। देखो की करना है एक और क्वेश्चन में कि ऑक्सीकरण, ध्यान देना चला, उपचयन, अपचायक, इस सब का इंग्लिश होता है एक के ऑक्सीडेशन। ध्यान देना। अवकरण अगला दूसर कलर से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। रुक जो, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ये उपचयन अपचयन में नहीं घुसेगा, उपचायक अपचायक में नहीं घुसेगा, घुसेगा तो निकाल लेंगे। कैसे देखो ना, बताते हैं। अवकरण, अपचयन, उपचायक, अगर इंग्लिश चला रिडक्शन। जब एक में डाउट हो ना हमार भाई हमार सुना, जब एक में डाउट हो ना तो खट से सामने में हिंदी इंग्लिश करने वाला रहता है, कर लो तो हर काम हो जाता। इस सब के मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो तुम याद रखो, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन त्याग, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब तोरा ये सब देना तो चेंज कर लेना, तो ऑक्सीडेशन दिखेगा, खट से कह देना इलेक्ट्रॉन त्याग। नहीं बुझा? रुक बुझाते हैं। नहीं बुझा, हम जानते हैं नहीं बुझा होगा मेरा भाई, एक बार और बुझाते हैं। देखो अगर ऑक्सीडेशन होगा, तुमको ये सब देना तो तुम याद कैसे रखो? तुम याद रखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण। देखो हम लिखियो देते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तुम कहना ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण। याद कर लिया? अब जैसे ही उपचयन अपचयन अपचायक उपचायक मिले ना, खट से उसको इंग्लिश में चेंज करो। देखो ऑक्सीडेशन आ रहा है का, ऑक्सीडेशन आ रहा है, तेज बनो, खट से मार दे इलेक्ट्रॉन का त्याग, खत्म कहानी। त्याग मतलब कमी, हम कुछ त्याग देंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगा ऊपर। हम अगर किसी चीज का त्याग करते हैं, अब बता आंसर क्या होगा सर? सर देखो हम तेरे लिए सोचते हैं, चला बस, और कोई बात नहीं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? बता चला आंसर क्या होगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जब ये कह दिया तो तुमको यहां पहुंच जाना है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब कमी होगा। कहता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। आंसर ये हो जाएगा। अब प्रोटॉन की तो कोई बातें नहीं करेंगे तो आंसर ये नहीं होगा। जल्दी से लिख। और चला जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, आप सर अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में अगर आप बेसिक जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं सर, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो राहुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। और उसका हम 2 दिन के लिए एडमिशन खोले हुए हैं। अगर आपको लेना, अभी तक मैंने 4 चैप्टर पढ़ाया, वो चारों चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल सहित। और आगे के सारे चैप्टर्स जो हैं, केमिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर हुआ है, आगे के सारे चैप्टर्स आपको सर लाइव मिलेगा। टाइमिंग 7 से 8 है आपका फिजिक्स, सुबह में 10 से 11 है बायो बाय राहुल सर, और शाम में 4 से 5 है केमिस्ट्री बाय एसके झा। तो आपको अगर लगे तो आप लगे तो, नहीं लगे तो सर आप खुद से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। मैंने वैसे 2 दिन के लिए, चूंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमको पढ़ना है, सर एडमिशन नहीं ले पाए, उस टाइम में पेमेंट का इशू हो रहा था, हो नहीं पा रहा था, ऐप लोड नहीं ले रहा था, तो उसकी कैपेसिटी मैंने बढ़ाई है। क्योंकि अब तुम बोलोगे सर ये आपका धंधा हो गया, तो यही हो गया होगा। ठीक है सर, अगर 99 रुपये में भी आपको लगता है हम धंधा करते हैं, तो हाँ हम करते हैं धंधा। अगर आपको लगता है कि 99 रुपये में भी हम धंधा करते हैं, जी सर हम करते हैं धंधा, कहीं कोई बात नहीं। आप जो बोलो, आपके सारे गुनाह माफ। तो सर अगर जिनको भी जरूरत है सर, वो अभी 2 दिन, आज और कल 2 दिन आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको लगे तो। नहीं जरूरत है सर तो ये आपके लिए तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जाम सर आपका दिसंबर 15 तक ये बैच आपका हम चलाते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सर अगले में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? ध्यान दीजिएगा सर, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? बताओ क्या प्रदर्शित करती है? अभी तुरंत हम बताए थे, ऑक्सीकरण स्थिति का मतलब हुआ चला इलेक्ट्रॉन का त्याग। खाली पूछने का तरीका बदल दिया, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है। अब पूछ रहा है ऑक्सीकरण मतलब चला क्या? इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब देखो क्या पूछ रहा है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? उसकी रिक्तियां, यौगिकों का वास्तविक आवेश,
क्षति हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। बता क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। यहां तू फंस जाएगा। 13 का आंसर बता दे क्या हो जाएगा। यौगिकों की ऑक्सीकरण स्थिति, अभी तू इस हिसाब से मारेगा तो कहेगा क्षति हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि हमने तुमको कहा है कि ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। थोड़ा पानी पिलाना। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। मारेगा ना? मारेगा तो मामला गड़बड़ कर देगा। देखो, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लेकिन यहां क्वेश्चन कहता है परमाणु की ऑक्सीकरण से क्या होता है। यह नहीं कह रहा है, कह रहा है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। सर हम कहेंगे कि हम अगर खाना खा लिए तो उससे क्या हुआ, तो हम कहेंगे मेरा पेट भर गया। कहेगा ये क्या प्रदर्शित करता है, तो कहेंगे भरा हुआ पेट। दोनों में सर अंतर है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हमको सर खाना खा लिए तो कहेगा क्या हुआ, तो हम कहेंगे पेट भर गया। हम कहेंगे क्या प्रदर्शित करता है, हम कहेंगे बहुत अधिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। कि हम कहेंगे भरा हुआ पेट को प्रदर्शित करता है। देखो कितना डेप्थ है। अगर हम कहते हैं कि हमने खाना खा लिया, क्या हुआ, तो हम कहेंगे पेट भर गया। कहेगा ये क्या प्रदर्शित करता है, हम कहेंगे पूरी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब मेरा पेट भर गया। दोनों अलग अलग बातें हैं। अब देखो क्वेश्चन कहता है स्थिति क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑक्सीकरण स्थिति जो है सर ये आवेश को प्रदर्शित करता है, यानी यौगिक के वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर आप देखे होंगे CO3 डबल माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। अगर H2SO4 होता है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़े होंगे तो ये 0 होता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। तो अगर तुमको कहेगा क्या प्रदर्शित करता है, तो यौगिक का वास्तविक आवेश, और कहेगा क्या होता है ऑक्सीकरण से, क्या होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की क्षति। इलेक्ट्रॉन की क्षति। अब तुम कहेगा ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है, हम दोनों लाइन अलग अलग लिखेंगे। ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करता आवेश की संख्या। आवेश की संख्या, ये पहला हो गया। दूसरा, ऑक्सीकरण से क्या होता, तो पेट भरता। पेट भरता मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होती। इलेक्ट्रॉन की हानि होती। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर। इलेक्ट्रॉन की हानि होती। इलेक्ट्रॉन की क्या होती, हानि होती। जल्दी से लिख लीजिए सर। पढ़ना सर हम बार बार बोलते हैं सर, तपस्या है, पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, नहीं तो एकदम कोई उपाय नहीं। डांस कहिएगा तो हमरो आता है करने का, आपको हंसाना मेरे लिए बहुत आसान। कि रे हाँ, उससे क्या होना है, चला 1.5 महीना की तपस्या है, कर ले। अब सर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उसकी वास्तविक आवेश। द नेक्स्ट वन इज, कहता है एक सोलर सेल किससे बना होता है। सर देखिए कभी कभी इसमें अल्युमिनियम का फ्रेम होता है। यहां देखिए अल्युमिनियम का फ्रेम है, ये पहला पार्ट। उसके बाद टेम्पर ग्लास होता है जो आप मोबाइल में लगाते हैं, ये टेम्पर ग्लास। उसके बाद सर इनकैप्सुलेंट EVA होता है, ये सर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये टेम्परे ग्लास टाइप का होता है। उसके बाद सोलर सेल होता है ये वाला। उसके बाद सर इनकैप्सुलेटेड EVA फिर होता है, और फिर ब्लैक शीट होता है जो सबसे नीचे होता है यहां पर। तो ये सर अल्युमिनियम का फ्रेम होता है, या कहीं कहीं पर सिलिकॉन का फ्रेम होता है। तो सर कभी कभी अगर क्वेश्चन आपको पूछे ना, तो आपको 2 ऑप्शन देगा, एक सोलर सेल किससे बना होता है, या तो सिलिकॉन देगा या नहीं तो अल्युमिनियम देगा। 2 में से कोई एक देगा, मार देना। उसके बाद अगर आप पाओगे टेफ्लॉन, ना चिपकने वाला परत बर्तन पर, ना चिपकने वाला परत बर्तन पर। ये अम्ल और क्षार किसी से अभिक्रिया नहीं करता। वो जो नॉन स्टिकी बर्तन जिस पर रोटी फिसलता है सर, वो इसी का बना होता है। ना चिपकने वाला परत बर्तन पर, लिख लिए, हो गया। सिलिकॉन ना तो अल्युमिनियम देगा ऑप्शन। अगला,
आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रहती? सर देखिए, आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रहती? आसूत जल का मतलब होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है शुद्ध जल। अब पहले देखो ऑस्मोसिस क्या है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है चला सिकुड़ जाना। ऑस्मोसिस लिख के डैश देगा और लिख लेगा सिकुड़ जाना। देखो ये सिकुड़ गया है, हाथ जो है पानी में कभी कभी दोगे ना तो बहुत देर तक पानी में रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है फैलना। पहले ही तो लिख लो, पहले ही लिख तब बतियाते हैं। ऑस्मोसिस मतलब सिकुड़ जाना, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब फैल जाना। जल्दी लिख। ऑस्मोसिस मतलब सिकुड़ जाना, सी नंबर नहीं होगा आंसर, बी होगा। ऑस्मोसिस मतलब सिकुड़ जाना, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब सर फैल जाना। अब देखो आसूत जल मतलब होता है डिस्टिल वाटर। आप अगर शुद्ध जल में रख दोगे सर तो मर जाएगा। अब बोलोगे सर क्यों मर जाएगा? तो ये देखो, ये मछली है, ये पानी है और ये मछली है। ध्यान देना चला एकदम आराम से। ये आपकी मछली है। अभी सर ये जो है ना, ये कचरा है, गंदा पानी और साफ पानी, और ये एकदम डिस्टिल वाटर है। एकदम आराम से चला, और ये मछली है ना। ये सब चला। ओरिजिनल क्वेश्चन है, तेरा मिला लेना, तेरा मिल जाएगा। अब देखो, जैसे ये गंदा जल में ये मछली है तो इसका घनत्व और इसका घनत्व बराबर है। इसका घनत्व 10 है, इसका भी घनत्व 10 है। अगर घनत्व में अंतर होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट टूट के इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब ये साफ पानी में जाता है ना तो साफ पानी का घनत्व कम होता है, क्योंकि इसमें कचरा नहीं होता है, और इसका घनत्व तो 10 है। यहां 10 होगा तो ऐसा थोड़े कि यहां 9 हो जाएगा। लेकिन पानी साफ हो गया तो इसके अणु हट गए, तो घनियाइल कम हुआ तो 8 हो गया। अब 10 से 8 में सर पानी का फ्लो हो जाएगा, इसके अणुओं का फ्लो हो जाएगा। धीरे धीरे ये मछली जो है अणु का फ्लो हो जाएगा, धीरे धीरे पतला हो जाएगा। अब पतला होकर मर जाएगा, यानी हम कहते हैं सिकुड़ कर मर जाएगा। सिकुड़ कर मर जाएगा, इसको हम कहते हैं सर साधारण पानी। साधारण पानी, एकदम आराम से। साधारण पानी, साधारण पानी, उसमें अशुद्धि होता है, और इसको हम कहते हैं आसूत जल। आसूत जल मतलब एकदम हो गया प्योर वाटर। आशुद्ध जल मतलब हो गया शुद्ध जल। शुद्ध जल का सर ये घनियाइल रहेगा, इसका घनत्व तो कम होगा, इसका घनत्व तो 10 से 8 में इसके अणुओं का फ्लो होगा, धीरे धीरे मछली सिकुड़ कर मर जाएगा। तुम जो सोचेगा ना कि बिस्लरी वाला पानी में मछली को डाल के रख लेंगे, मर जाएगा, नहीं रहेगा। अगर गंदगी चाहिए, क्यों गंदगी चाहिए? क्योंकि उसका घनत्व और उसका घनत्व बराबर होना चाहिए, और नहीं तो सर इससे घनत्व ट्रांसफर हो जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ के मर जाएगा। और सिकुड़ कर मरना, और सर अभी तुरंत हम पढ़ाएं सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना, सिकुड़ कर मर जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस। अभी तुरंत हम बोले सिकुड़ जाना मतलब ऑस्मोसिस, अब फैल जाना मतलब सर रिवर्स ऑस्मोसिस। अब सर आ जाओ क्वेश्चन की दुनिया में, आंसर पर चलो, फिर पता चल जाएगा। एकदम फास्ट नहीं होगा, क्वेश्चन में जो टाइम लगना है वो देंगे, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। हो गया? अब आ जाइए तो सर प्रश्न में। सिकुड़ कर मरता है ना, अभी तुरंत ना हम थोड़ा बताए हैं। चला ऑस्मोसिस, देखो सिकुड़ गया, सिकुड़ गया, चला सिकुड़ गया, तो अब क्वेश्चन में जाओ ना, थोड़ा पता चल जाएगा। कहता आसूत जल मतलब डिस्टिल वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? उसमें सांस नहीं ले सकती, एकदम ले सकती है। परासन्न ऑस्मोसिस मछली के शरीर से के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, जिसके कारण वो मर जाता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें भोजन नहीं होता है, नहीं, ऑस्मोसिस के कारण सिकुड़ के मर जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? हो गया। द नेक्स्ट वन इज, कहता वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? सर ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। तुम्हारे सामने है समजात अंग, देखो मेढक का पैर है और छिपकली का पैर है। कहता है संरचना देखो दोनों का समान है, मौलिक संरचना समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है। दोनों के द्वारा कार्य देखो, समजात अंग
अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पक्षी के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद आगे वाला पाद मतलब पैर, और पक्षी के पंख। फिर यहां आ जाओगे समरूप अंग किसको कहते हैं? ये जो समरूप अंग है आपका, ये कहते हैं वे अंग जो समान कार्य करते हो। देखो ये है चमगादड़ का पंख और ये पक्षी का पंख, दोनों देखो समरूप है क्योंकि समान कार्य करता है। असमजात होगा तो संरचना समान होगा, कार्य अलग अलग होगा। असमरूप होगा तो रूप समान होगा, रूप समान होगा, उत्पत्ति अलग अलग होगा। कहता है जो अंग समान कार्य करते हो तथा देखने में समान हो लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, देखो दोनों का सेम कार्य है ना, उड़ने में मदद करता है, तो कहता है दोनों का कार्य समान हो, लेकिन इन दोनों का कार्य समान नहीं है। तो ये है मेढक का, मेढक सर फुदकने में मदद करता है, छिपकली को चढ़ने में मदद करता है, दोनों का कार्य अलग अलग। यही समरूप और समजात में अंतर है। अगर कह देगा कि एक समान कार्य करता है तो आंसर समरूप मार देते। जल्दी से लिख लो, ये डेटा चला मिलेगा नहीं, इसलिए लिख, पेशेंस रख, 10 मिनट ज्यादा की कम हो गया। धुरीना ऐप है सर, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सर सब चीज दिख जाएगा। बायोलॉजी में भी अभी सर आप देख लो सर, ये सब बात हमको ठीक नहीं लगता है बोलना। धुरीना करके एक ऐप है सर, आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हो गया। अब कहता है सर मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? होमोनिलेडी सर, ये होमोनिलेडी ये जो देख रहे हैं सर, ये हाल ही में खोज हुई है दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछा है इसको 3 बार। कहता है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो हम कहेंगे सर ये होमोनिलेडी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है होमोनिलेडी। राइट इट डाउन। कहां कहेगा होमोनिलेडी कहां? तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में। वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों से सर ये इसको निकाला है। हो गया, लिख लो दक्षिण अफ्रीका। अगला कहता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। सर ग्लिसरॉल को वसा अम्ल, वसा अम्ल देख लो, ये ग्लिसरॉल है और इसको फैटी एसिड यानी वसा अम्ल के साथ जब मिलाओगे तब ये लिपिड का निर्माण करता है। और ये बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान में रखो, रिएक्शन याद करने का जरूरत नहीं, हम तुमको ऐसे ही बता दिए। ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है, कहते हैं फैटी एसिड के साथ, वसी अम्ल के साथ। बाद बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है। अगला, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को की संभावनाओं से संबंधित है उनको क्या कहा जाता है? उसको एक्सो, एक्सो का मतलब ही होता है सर बाहर, एक्सो का मतलब होता है सर बाहर। एक्सोबायोलॉजी मतलब सर ये जो तुम्हारा पृथ्वी है इस पर मौजूद जीवन की अलग संभावना तलाश करता है, जैसे मंगल पर, बुध पर, बृहस्पति पर। तो पृथ्वी से बाहर अगर आप संभावना तलाश करते हैं एक्सोबायोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान मतलब सर जीवों के अध्ययन का, मृत जीवों के अध्ययन, मृत जीवों का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान। उसके बाद सर आ जाते हैं हम लोग 19 का नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की अगर आप बात करोगे सर तो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी हो गया आपका कीड़ों का अध्ययन। उसके बाद आ जाए माइकोलॉजी, सब जानता है कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन। इसको सर एक लाइन में इसको एग्जा करके पूछता है, एक्सो मारना, एक्सा मत मारना, एक्सो बायोलॉजी हो जाएगा। एक्सो का मतलब होता है सर बाहर, जैसे बोलते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल होगा तो अंदरूनी। लिख लिए। एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन हो गया, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, एक्सो मतलब होता है बाहर, तो पृथ्वी के बाहर के चीजों का अध्ययन, संभावना तलाशना। जीवाश्म हो गया मृत जीवों का पता लगाना। हो गया। द नेक्स्ट वन इज कहता है बहुविखंडन के द्वारा क्या सर प्लाज्मोडियम, इस सब में द्विविखंडन होता है, एक विखंडन नहीं होता है। इस सब में सर द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, और एक को प्लाज्मोडियम है सर जिसमें बहुविखंडन होता है। एक बार चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सर। आ जाइए इधर, विज्ञान की भाषा का बाहर कह देगा तो एक्सो मार देंगे।
उसके बाद इधर आ जाइए सर, ये हम आपको बताया कि ग्लिसरॉल जब सर रिएक्शन करेगा फैटी एसिड के साथ तब लिपिड का निर्माण करेगा। फिर कहता है मानवीय विकास में अभी तुरंत सर होमोनिलेडी की खोज हुई जो दक्षिण अफ्रीका में मिला है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना समान होगा सर समजात होगा, और कार्य समान होगा तो समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट हम सर बोले सिकुड़न होगा तो ऑस्मोसिस होगा, फैलेगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, और इसके बारे में हमने आपको बताया कि इसमें ऑस्मोसिस से कैसे मर जाएगा। एक सोलर सेल में या तो सिलिकॉन देगा या तो एल्युमिनियम देगा, ये वाला। अगला परमाणु में ऑक्सीकरण की स्थिति सर वास्तविक आवेश को लेकर के अगर कहेगा क्या होता है तब कहेंगे इलेक्ट्रॉन की क्षति। उसके बाद हमने आपको ये पढ़ा ऑक्सीकरण से क्या होता है, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि लॉस होता है। अगला जब सर परमाणु ऊर्जा देगा तो ये अगले कक्षा में चला जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा अगले कक्षा यानी बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट सर ध्रुवीकरण एकमात्र है जो प्रकाश के साथ होता है लेकिन ध्वनि के साथ नहीं होता। विशिष्ट आयतन की बात करेंगे, पहले सर घटेगा फिर बढ़ेगा, ग्राफ ऐसा होता है तो सर पहले घटा फिर बढ़ा। नेक्स्ट एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके समानुपाती सर घनत्व के, अब व्युत्क्रमानुपाती होगा आयतन के। दोलक अगर करेगा सर कभी भी अर्ध नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा पूरा बनाएगा। वेब पेज जब भी डिजाइन करते हैं सर HTML लैंग्वेज में करते हैं, किस में करते हैं सर HTML में करते हैं। HTTP एक एड्रेस है, URL भी एक एड्रेस है, फाइल ट्रांसफर करने की एक विधि है, नियम है। शून्य उत्सर्जन कहेगा तो कम वाला नहीं मारेंगे, जीरो वाला मारेंगे, जीरो वाला नहीं रहेगा तब कम वाला मारेंगे। DDT की अगर हम बात करें एक संपर्क कीटाणुनाशक है सर, तीखी गंध नहीं मार देना। नेक्स्ट किसी वस्तु में एक निश्चित ऊंचाई पर से भूमि पर गिराया जाएगा, छूने से पहले सर उसमें कौन ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी नापने के लिए किया जाता है, ऑडोमीटर। स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर एक्सेलरेशन नापने के लिए टैकोमीटर शाफ्ट की चाल। गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें सर धारा नापता है, वो भी बहुत कम 10⁻⁶ एम्पियर अप्रॉक्स। ठीक है, हाँ बहुत जल्द सर कल की क्लास नहीं, मंडे टू सैटरडे सर ये क्लास रखे हैं। संडे को सर सारा सेट वगैरह हम अरेंज करते हैं ताकि मंडे टू सैटरडे हम आपका क्लास ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। रिवीजन सर हम इसी टाइम करवा देते हैं, इसलिए रिवीजन फिर से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को लास्ट में आप 10 मिनट देख लोगे तो एक बार सर ओवरऑल हो जाता होगा। और सर कुछ रिवीजन से नहीं चलेगा सर काम, मेरा ऐसा क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, पेशेंसफुली पढ़िए सर, हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग सर मंडे को अपनी कक्षा में अपने नियमित समय पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।